हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के चर्चा का विषय है 69वीं बीपीएससी का रणनीति। 69वीं बीपीएससी को कम समय में क्रैक करने के लिए हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है उसको आपके साथ शेयर करेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। हम बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं, लेकिन इसमें तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जो 68 में जो हुआ उसी के आधार पर और जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने जो कही है, जो अपने इंटरव्यू में बातें बताई हैं 69वीं को लेकर, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा का जो मुख्य विषय है उसमें हम ये करेंगे कि आखिर हम शुरुआत कैसे करें। दूसरा जो हमारा डिस्कशन का विषय है कि रणनीति क्या हो। तीसरा कि 69वीं बीपीएससी को कम समय में क्रैक करने के लिए हमारे पास क्या स्टडी मटेरियल होनी चाहिए। तो हम स्टडी मटेरियल और साथ में मटेरियल और बुक्स का चर्चा करेंगे। और चौथा ये करेंगे कि हमें कितना समय पढ़ना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, किस तरह से हमें तैयारी करना चाहिए कि कम समय में हम इस बीपीएससी को क्रैक कर सकें। तो आइए चलते हैं सीधे हम अपने टॉपिक पर। शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत कैसे करें का जो मुख्य जो मुद्दा होता है, सबसे पहले जब हम किसी चीज़ का शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम सपना देखते हैं, एक गोल तय करते हैं और फिर तब उस पर हम काम करते हैं। स्थिति ये है कि जब हम किसी से सुझाव मांगते हैं, जब राय लेते हैं, तो हर व्यक्ति अपना सुझाव अलग अलग देता है। तो अब हम अलग अलग व्यक्तियों का दिया गया सुझाव अपने पर कैसे इम्प्लीमेंट करें। आप खुद एक समझदार व्यक्ति हैं और मैं आशा करता हूं कि आप या तो ग्रेजुएट हो गए होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। अब तक आपकी मानसिक स्थिति इतनी है कि आप स्वयं निर्णय ले सकें। आप ये सोचिए कि अगर आप किसी से राय लेते हैं कि हमें बीपीएससी का तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वह व्यक्ति हो सकता है कि आपको अपने अनुभव के आधार पर आपको राय दे। तो अगर उसको अनुभव बीपीएससी को लेकर के है, उसने कभी सिविल सेवाओं का तैयारी किया तो चलो ठीक है, लेकिन अगर उसने तैयारी नहीं किया, उसने किया बैंक, रेलवे, एसएससी, इन सारे कंपटीशनों की तैयारी की, तो वह सिविल सर्विसेज के प्रति पूर्व से ही नकारात्मक है। तो ऐसे व्यक्तियों से आप सलाह न लें। शुरुआत कैसे करें, आप देखिए, आप कहीं नहीं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करने जब चल रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें कि पूर्व में जो परीक्षाएं आयोजित की गई है उसका 5 वर्षों का आप क्वेश्चन ले लें और उन 5 वर्षों का आप पहले देखें कि भाई जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका क्या स्टैंडर्ड रहा है, किस तरह से प्रश्न ये पूछा जा रहा है और आयोग का कैसा आपसे अपेक्षा है, वो क्या चाह रहा है, किस तरह के अभ्यर्थी चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम जब शुरुआत करें तो इस रणनीति के साथ करें कि पहले हम क्वेश्चन बैंक को देख लें और क्वेश्चन बैंक को देखने के बाद हमें जो विद्यार्थी होगा या जो भी व्यक्ति जो तैयार कर रहे हैं वे 2 तरह के हो सकते हैं। ये हो सकता है कि ये जो तैयारी है वह व्यक्ति कर रहा हो जो पूर्व में कभी एग्जाम दिया नहीं, पूर्व में कभी परीक्षा नहीं दिया, या न्यू है व्यक्ति, यह व्यक्ति न्यू है। और दूसरा जो व्यक्ति है वह कई वर्षों से परीक्षाएं देते आ रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अनुभव ले चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग स्टडी हो सकती है। हर एक व्यक्ति का अलग समय है, हर एक व्यक्ति अलग अलग स्टाइल से अपना, सबका वर्किंग स्टाइल अलग होता है, सबके पढ़ने के तरीके अलग होते हैं। तो हम एक तरह का रणनीति नहीं बना सकते। जो विद्यार्थी पूर्व में कभी तैयारी नहीं किया, इसमें समस्या क्या है कि जब ये तैयारी करने चलते हैं तो ये उन लोगों से राय लेना शुरू करते हैं जो लोग 10-15 साल से पहले ही से तैयारी कर रहे हैं, और उनका सिलेक्शन अगर हो गया तो अच्छी बात, अगर नहीं हुआ है तो वह इस आयोग के प्रति नकारात्मक है। जैसे ही पूछेगा कि भैया तैयारी कैसे करें, उसका पहला सुझाव ये होगा कि 15 साल से हम करके देख चुके, इसमें स्कोप नहीं है,
ये मत करो, तुम रेलवे एसएससी बैंकिंग का तैयारी कर लो, सबसे बेहतर है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब सोचो, आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप रेलवे एसएससी जीडी की तरफ आप अगर जाते हैं तो आपकी जो लाइफ है वह एक स्टैंडर्ड लाइफ तो नहीं मेंटेन कर पाएंगे। अगर आपको अधिकारी बनना है तो सबसे पहले अपनी सुनिए, आपका जो आत्मा है वह क्या कह रहा है, तो आप अपनी अंतरात्मा को सुने और वह जो बोल रहा है, जो इच्छाएं हो रही है, आप उसके अनुसार काम करें तो सबसे बेहतर होगा। ऐसे विद्यार्थी जो कभी एग्जाम नहीं दिए, उनके लिए ये मेरा सुझाव होगा कि सबसे पहले क्या करें कि एनसीईआरटी का बुक लें, है ना। एनसीईआरटी का बुक लीजिए और यह बुक सभी विषयों के लिए 6th क्लास टू 12th एक बार पढ़ लीजिए। आपका 10th तक अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बेसिक तैयार हो गया। और आप ये समझ लीजिए कि जो आयोग प्रश्न पूछेगा, दिया जब नोटिफिकेशन आता है ना, तब भी स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि इस परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होंगे। तो आप समझ लो कि आयोग चाहता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। यह सरकार के जो शोध संस्थान है उसके द्वारा तैयार किया गया एक मटेरियल है, तो आप इसको निश्चित रूप से पढ़ें। आपको बाजार में, यह जो कोचिंग का बाजार है ना, यह जो एजुकेशन मार्केट है, यह एक नया उद्योग के रूप में डेवलप हो गया है, तो आप इस पर फोकस ना करें। आप यह जो शोध संस्थान है, यह जो रिसर्च सेंटर है, इसके द्वारा तैयार यह मटेरियल है और यह बेसिक चीज़ है आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। तो आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, एकदम सूक्ष्म छोटी छोटी चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से समझाया गया है, पहले आप उसको तैयार करें और फिर आप इसके लिए एडवांस तैयारी करेंगे। तो पहले जब आप ये कर लेंगे तो इनके बराबर हो गए। अब हम बात करेंगे कि हम तैयारी आगे कैसे करें। नए विद्यार्थी पहले एनसीईआरटी को कवर कर लें, और जो पुराने विद्यार्थी हैं, अगर उन लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, अगर समय है तो पढ़ लो, अगर नहीं समय है तो इसके लिए क्या करें कि आप एक फ्रेमवर्क बनाओ। तैयारी का फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे, तो हम ये निर्धारित कर लिया कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो किन किन क्षेत्रों से पूछे जाते हैं, है ना। तो हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, अभी आगे इस पर डिस्कशन करेंगे, रणनीतियों पर डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से बुक पढ़ेंगे, कितना समय पढ़ेंगे, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं इस शुरुआती दौर में हमें क्या करना है। देखो, जो पहले के, अभी आज तक के पहले जो एग्जाम हुए हैं उसका पैटर्न और यह जो 69 होने वाला है इसका पैटर्न अलग है, एकदम दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट इस मायने में है कि अभी तक जो प्रश्न आते थे ना, अगर विद्यार्थी चाहे तो लुसेंट को रट करके वह प्री क्वालिफाई कर सकता था, यह सत्य है, लेकिन वह विद्यार्थी मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकता, यह भी सत्य है। अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो लुसेंट पढ़ लो, अगर फाइनल क्वालिफाई करना है, मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करने हैं, तो इसके लिए बुक पढ़ने का आदत डालो। बुक में क्या करना है, पहले एनसीईआरटी कवर अगर हो जाता है तब उसके बाद स्टैंडर्ड बुक लें। सभी बुकों पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से बुक हमें पढ़ने हैं। तो प्रारंभ कहाँ से करते हैं, हम करते हैं इस, अब हम ये समझ रहे हैं कि जो नए विद्यार्थी हैं और जो पुराने विद्यार्थी हैं, जिनका बेसिक तैयार है और जिनका बेसिक तैयार नहीं था, वो एनसीईआरटी पढ़कर अपना बेसिक तैयार कर चुके। उसके बाद हम यह जो 69 का नोटिफिकेशन है वह बहुत जल्द ही आयोग ने जारी करने का घोषणा कर दिया है और इसने बताया है कि अब यह 30 सितंबर को इसका प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। तो आप समझ लो कि अब आपके पास कितना समय है, आपको जो पढ़ने हैं वो कितना विषय पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, यह तब हम निर्धारित कर पाएंगे जब हम ये समझ जाएं कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो परीक्षा के पैटर्न पर हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं, फिर तब हम स्पष्ट हो पाएंगे कि क्या क्या हमें पढ़ने हैं। परीक्षा का पैटर्न ये होगा कि, पैटर्न पर चर्चा करते हैं। देखो, इस परीक्षा को लेकर के जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वह निराधार है। कई कोचिंग संस्थान के शिक्षकों को हमने यह कहते हुए सुना है कि सिलेबस बदल गया,
कई विद्यार्थी इस भ्रम में हैं कि जो अभी तक परीक्षाएं हो रही थी वो अलग था, अब आगे आने वाली परीक्षाओं का सिलेबस, अरे सिलेबस नहीं बदला, पैटर्न बदला है। पैटर्न पहले जो था और अभी जो है उसमें बदलाव लाया गया है, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ों को डाला गया है। आयोग यह चाह रहा है कि जो अधिकारी बने वह बिहार की स्थितियों को समझें, जो आसपास होने वाली घटनाएं हैं उसको समझें, और तब वे परीक्षा में जब अपीयर हों और उनमें जो समझ है उस समझ को हम कैसे जांचें, इसके लिए उन लोगों ने बदलाव लाया है। तो जो पैटर्न में इनको बदलाव लाया है, इसमें एक जो परीक्षाएं आयोजित होगी उसमें एक प्रारंभिक परीक्षा होगा, दूसरा मुख्य परीक्षा होगी, और जो तीसरा है वह इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार होंगे। यह पैटर्न पहले भी था। अब जो बदलाव किए गए हैं वह मुख्य परीक्षा के लिए किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा और इंटरव्यू जिस तरह पहले था उस तरह आज भी है। तो इस बात से भ्रमित नहीं होना है कि हमारा सिलेबस बदल गया है, हमें पढ़ना वही है। अगर प्री क्वालिफाई करना है तो पढ़ना वही है, लेकिन तरीके अलग होंगे। पढ़ना क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वह 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 जो प्रश्न आएगा उसका जो अलग अलग अगर हम बात करें तो इसमें हिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर से लगभग 30 क्वेश्चन, बिहार करंट से लगभग 22-23 क्वेश्चन, साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 15-16 क्वेश्चन, पॉलिटी से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन, और मिसलेनियस 8-10 होंगे, और फिर बाकी जो स्थितियां हैं वो जनरल जो मेंटल एबिलिटी है उससे प्रश्न होने की संभावनाएं हैं। तो ये जो 150 प्रश्न होंगे इसके लिए तैयारी हम क्या करेंगे कि अच्छा जो विषय होगा ना वो होगा हिस्ट्री। देख लो, शायद आपके स्क्रीन पर स्पष्ट अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ आप समझें इस चीज़ों को। हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ मिसलेनियस भी हो सकता है, और जनरल मेंटल एबिलिटी। तो अब समझो कि इतना विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे 150। अगर आपको कम समय में तैयारी करना है इसका, तो मेरा ये सुझाव होगा कि आप हिस्ट्री, करंट, बिहार स्पेशल और साइंस, इन चीज़ों को फोकस कर लें। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। अगर शॉर्टकट अपनाते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, अगर आप तेज भागते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो आप मध्यम मार्ग को अपनाएं, आयोग भी यही चाहता है, मध्यम मार्गी बनिए, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा स्लो। आप क्या करें कि हिस्ट्री को तैयार कर लें। हिस्ट्री को इसको 3 भाग में इसको आप डिवाइड कर लीजिए। एक को कर लीजिए एंशिएंट, दूसरा को कर लीजिए जो मेडाइवल का हिस्सा है इसको मेडाइवल, और तीसरा मॉडर्न। अच्छा, आयोग ने स्पष्ट किया है कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम कहां से प्रश्न पूछेंगे, और जो पूछा गया पहले जो पूर्व के पैटर्न रहे हैं वो ये रहा है कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है वह स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। स्वतंत्रता संग्राम, तो ये 3 भाग, और स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के साथ करिए। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, तो ये इतना। अब देखो, ये जो एंशिएंट है और मेडाइवल है ना, यहाँ से प्रश्न अब नहीं आ रहे हैं। जो अभी 68 में देखा गया है, पहले के जो प्रश्न पूछे जाते थे जैसे बुद्धिज्म से होता था, महावीर से होता था, जो मगध से होता था, तो इस तरह के प्रश्न इस बार नहीं पूछे गए। तो संभावना है कि जो 69 है उसमें भी यही बदलाव लाए जाएंगे। तो आप एंशिएंट और मेडाइवल को कम से कम समय दीजिए, अपने समय का 10% हिस्सा दीजिए, क्योंकि इसके वेटेज कम हुए हैं। और जो दूसरा मॉडर्न है, इस मॉडर्न में स्वतंत्रता संग्राम और बिहार की भूमिका को थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत करके पढ़िए। इसमें जो गांधी एज है उससे मतलब 1915 से लेकर 1947 को
और एलेबरेट करके पढ़िए। और 1857 से लेकर 1915 तक का जो काल है उसको थोड़ा सा कम वेटेज दीजिए, लेकिन इतना 1857 से लेकर 1947 तक के जो इतिहास हैं इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और इसके लिए आपको बेहतर जो बुक होगा वो आप स्पेक्ट्रम को ले सकते हैं। अब जो लुसेंट है, तो लुसेंट में इस तरह के जो कंटेंट है वो नहीं मिलेंगे जो अभी आयोग चाह रहा है। तो आप इस जो स्पेक्ट्रम है आप उसका सहारा ले सकते हैं। जो दूसरा इसमें चीज है वो है करंट अफेयर्स। अच्छा देखो, करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उससे संबंधित है। आपने सुना होगा कि अगर हम रोज रोज जो चीजों को पढ़ते हैं, अगर वह सीरीज में है तो वह आपके दिमाग में एक श्रृंखला के रूप में बैठ जाती है। जो आप पढ़ करके स्वयं बनाते हैं ना, वह जो होगा वह आपका होगा। आपका इसलिए होगा क्योंकि आपने बनाया है और आपके दिमाग में वो सारी घटनाएं हैं जिसको लेकर के आपने उसको बनाया था। और कोई वार्षिकी पढ़ते हैं, कोई मासिक जो मंथली आने वाली मैगजीन है, उसमें दिया गया जो घटनाएं हैं वह इस तरह से लिखे गए कि मान लो कि अब उसमें वन लाइनर दिया गया और आपको समझ में नहीं आए तो वह क्षणिक होगा, आप याद तो कर लीजिएगा, लेकिन एक दिन, 2 दिन, 4 दिनों के बाद फिर भूलने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर आप नोट्स बनाते हो ना तो वो नहीं भूलोगे। नोट्स कैसे बनाओगे? कोई भी एक स्टैंडर्ड पेपर ले लो और उस पेपर का 3 खंड, पहला हेडलाइंस जो मुख्य पृष्ठ पर आते हैं वो, और जो पीछे आता है देश विदेश वो। तो पहला हमारा मुख्य जो पृष्ठ होगा वो होगा, और जो लास्ट वाला होगा वह दूसरा खंड होगा देश विदेश का। और जो तीसरा खंड होगा ना वो होगा संपादकीय का। आप एक अपना डायरी ले लो, एक पेन ले लो, और जब पढ़ने बैठो तो उसमें से दिया गया जो फैक्ट है, जो घटनाएं हो रही है ना, उससे संबंधित कुछ मैसेज को अपने नोट डाउन करो। और वही करंट अफेयर्स है, आने वाला जो एग्जाम है वही पूछा जाएगा। अभी ले लो ना, ये 68 में जो पूछा गया बत्तख मियां से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए, तो कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इस तरह के प्रश्न आएंगे हिस्ट्री से संबंधित। तो ये हिस्ट्री है और करंट भी है। अब करंट कैसे है, इसका चर्चा तुम्हारा विधानसभा में किया गया था और इस पर एक स्पीच भी हुई थी विधानसभा में, और वह चीजें तुम्हारे संपादकीय में कई दिनों तक लगातार बना रहा। अब समझ सकते हो कि जो लोग इस एग्जाम के लिए प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं ना, वे लोग भी इन्हीं समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। और ये मत समझो ये बुक से जो क्वेश्चन निकाल करके देने वाली परंपरा थी वो समाप्त हो गई है। अब एग्जामिनर करंट अफेयर से जोड़ करके प्रश्नों को डाल रहे हैं, और यदि आपको पास करना है, आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है ना, तो आपको पढ़ने का स्टाइल बदलना पड़ेगा। मतलब वही पढ़ना पड़ेगा जो वो पढ़ रहे हैं। और वे क्या पढ़ रहे हैं? पेपर पढ़ो, मुख्य पृष्ठ, लास्ट पृष्ठ और संपादकीय। संपादकीय समझते हो ना कहाँ होता है? संपादकीय बीच में होता है, जिसको छोड़ देते हो, कभी नहीं पढ़ते हो, माथा दर्द होने लगता है। वैसे नहीं करो। वह जो संपादकीय है ना, उसमें बहुत सारे कंटेंट दिए होते हैं, उसमें घटनाओं का विस्तृत जानकारी होता है। और जब उसको एक बार पढ़ने का आदत डाल लोगे ना, तो वह जीवन भर तुमको तुम्हारे एटीट्यूड में, तुम्हारे पर्सनालिटी में वह परिवर्तन ला देगा। एक समझ विकसित होगी देश दुनिया के बारे में। आप उसको पढ़िए, उसका नोट शीट बनाइए, और कोई भी एक मैगजीन जो करंट अफेयर से संबंधित है, जैसे दृष्टि का घटना चक्र का ये दृष्टि है, या फिर आप क्रॉनिकल ले सकते हो, तुम प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हो, या जो भी, मैं किसी का बात नहीं कर रहा हूँ। तुमको जो अच्छा लगता है, जो सुटेबल लग रहा है, जो समझ में आता है, कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन ले लो, उसको मासिक रूप से पढ़ लो और उसमें भी हाईलाइट करो। देखो, जितना तुम बुक गंदा करोगे उतना तुम्हारे भेजा में, इस खोपड़ी में जाएगा। अगर बुक नहीं गंदा करोगे तो वह जो मैसेज है, जो कंटेंट है, वो तुम्हारे बुक में ही रह जाएगा। किताब 50 रुपये का आएगी, लेकिन तुम जो स्टडी कर रहे हो, जो तुम्हारा समय जा रहा है ना, इसका कोई कीमत नहीं है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको कलर करो, उसको गंदा करो, लिखो, और उस जितना तुम लिखोगे ना, जितना नोट डाउन करोगे, जितना उस पर हाईलाइट करोगे, वो सारा तुम्हारे दिमाग में वो कंटेंट आएगा। तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक पेपर, उसका संपादकीय, हेड पृष्ठ और लास्ट पृष्ठ, और उसका नोट शीट बनाओ, और कोई भी एक मैगजीन ले लो, तुम्हारे करंट तैयार हो जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद के जो बुक है उससे बेहतर कोई बुक नहीं है। एक बार उसको लेकर के उसको पढ़ लो।
इससे तैयार हो जाएगा तुम्हारा बिहार स्पेशल। जो साइंस है ना, अच्छा साइंस देखो, साइंस बहुत टिपिकल नहीं है। साइंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो बहुत बेसिक पूछे जाते हैं। तुम्हें 10वीं क्लास तक के जो पैटर्न है, जो 10वीं क्लास तक के जो साइंस तुम्हारे दिए गए हैं ना, उस स्तर के प्रश्न होते हैं। तो साइंस के लिए क्या करो कि अगर एनसीईआरटी ये पढ़ा तो ठीक, अगर नहीं भी पढ़े हो ना तो लुसेंट ले लो, वाला नहीं जो अलग विज्ञान का आता है वो नहीं, जो जीके वाला आता है ना जिसमें सारा विषय होता है, उसका लास्ट में 20-25 पेज का एक कंटेंट है साइंस का, उसका 8-10 बार रिपीट कर जाओ। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा बेसिक जानकारी हो जाएगी। और क्या करो कि एक रिवाइज योर सेल्फ आता है, या विज्ञान जो स्पेशल लुसेंट का है उसमें ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसको पढ़ने के बाद में, ये लुसेंट वाला जो 20-25 पेज है ना, इसको पढ़ने के बाद में तुम उसको पढ़ो। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा उसमें रिपीटेशन हो जाएगा, और एक बार रिपीट हो गया ना तो वो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, और प्रश्न यहीं से आएंगे। बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एकदम बेसिक चीज़ों को पढ़ो, है ना। और इन सारे का ना बेसिक जो कंटेंट है वह आप हमारे इस चैनल पर आप वीडियो जो प्रीवियस अपलोड हैं आप उनको खोल करके देखना। इससे संबंधित हर एक विषयों में कैसे शॉर्टकट्स हैं, किन किन विषयों को हम करें कम समय में ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे बनाएं, इसका आपको कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा। आप ICS IAS एकेडमी का जो ऐप है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF भी इसका मिल सकता है। तो देखो साइंस के लिए हमें बस वही करना है, 20-25 पेज पढ़ना है, रिपीट रिपीट रिपीट, और फिर उसके बाद में तुम्हें रिवाइज योर सेल्फ, या वो जो वस्तुनिष्ठ जो विज्ञान का है उसका प्रैक्टिस करना है। ज्योग्राफी के लिए क्या करना है कि इसमें खास करके भारत के भूगोल पर फोकस करना है, इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में भी इसके कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, माइंस है, तुम्हारे जो कोस्टल एरियाज हैं, जो भारत के उत्तर के जो मैदान है उसमें जो एग्रीकल्चर पैटर्न है, जो उत्तर का विशाल जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो नदियां हैं, नदियों में जो नदी जो परियोजनाएं चल रही हैं, जो बिजली उत्पादन का जो काम चल रहा है, मतलब इसको इंटरलिंक करो विज्ञान से। साइंस टेक को ज्योग्राफी से लिंक करके देखो, है ना, इस तरह से तैयारी करो। भारत के भूगोल बहुत ही आसान भाषा में हमारे इस वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो उसको। तो इंडियन ज्योग्राफी पर इसको फोकस करना है। पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या करना है कि आप एनसीईआरटी अगर पढ़ लिए हो तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हो ना तो इसका क्या करो कि किसी भी कोचिंग संस्थान का एक नोट्स ले लो, है ना, या लुसेंट वाला जो है ना उसी को पढ़ लो, एनफ है। लेकिन उसको करंट वाला जो है ना पॉलिटिकल साइंस का, उसको अपडेट करो, किससे, पेपर वाले से। इकोनॉमिक्स के, अच्छा अगर इससे अधिक पढ़ना चाह रहे हो ना तो एम लक्ष्मीकांत को पढ़ लो। एम लक्ष्मीकांत इतना विस्तृत विषय है कि यूपीएससी स्तर तक के जो प्रश्न है ना उससे बाहर के नहीं होते हैं, मतलब बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। ये इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है कि इसका एक बेसिक तैयारी कर लो। बेसिक तैयारी मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है, ये जितना भी, जैसे राजस्व घाटा क्या है, ये आपका राजकोषीय घाटा क्या है, तो विभिन्न जो घाटाएं हैं, जो मार्केट है उसको समझ लो, जो कुछ इंस्टीट्यूशन है उनको समझ लो, और फिर उसको आर्थिक सर्वेक्षण जो जारी होता है ना उसको पढ़ो। जो मुख्य जो तुम्हारा जो चीज़ें आने वाला है ना वो तुम्हारा आएगा आर्थिक सर्वेक्षण से, तो वहाँ से आप आर्थिक सर्वेक्षण से इसका तैयारी कर सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे और तुम्हारा बेसिक, है ना, तो यहाँ से कर सकते हो। अच्छा मिसलेनियस के लिए क्या करोगे आप समझो। अब मिसलेनियस में कुछ भी पूछा जा रहा है, अब सिलेबस क्या है और पूछा क्या जा रहा है, तो इसके लिए तुम्हें ये जो एनसीईआरटी है ना इसका बेसिक तैयारी, और जो तुम्हारा जो पेपर पढ़ रहे हो, जो संपादकीय पढ़ रहे हो ना, ये दोनों मिलकर के तुम्हारा मिसलेनियस कराएगा। जो चर्चा में विषय होगा मिसलेनियस प्रश्न वहीं से बनेंगे, है ना। और जीके टाइप का कुछ चीज़ों को एक बार पढ़ लो, बस इतना चीज़। अच्छा जनरल मेंटल एबिलिटी में पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना उसमें और अब में अंतर आया है। जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या है कि इसमें अब मैथ और रीजनिंग दोनों पूछे जा रहे हैं। तो बेसिक चीज बहुत, ये कूट से संबंधित तुम्हारा अर्थमेटिक्स और ये रीजनिंग का कुछ जो ब्लड रिलेशन या फिर इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, इस तरह से बेसिक चीज़ों को तुम पढ़ लो,
ये मेंटल एबिलिटी वाला ये तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल जो विषय हैं इससे संबंधित। अच्छा, अब ये होता है ना कि बहुत सारे लोग राय देते हैं कि हम तो 18 घंटा पढ़ते थे, हमारा नहीं हुआ। कोई कहा कि हम तो भाई लगे ही रहते थे, दिन भर लगे रहते थे, रात नहीं लगे रहते, बाथरूम में भी पढ़ते थे, फिर भी ना हुआ। तो देखो, एक ये जो है ना, ये जो दिमाग है इसका एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा ये गेन नहीं कर सकता है। जब नींद आने लगे ना तो थोड़ा सो लो। अब सोने का मतलब ये नहीं कि उठवे मत करो, सोए रहो, ऐसा नहीं। सोना चाहोगे तो बार बार नींद आएगा। और नींद तो एक ऐसी बीमारी है कि जैसे तुम किताब उठाओगे ना, नींद तुम्हारे पास में रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा सपना है ना अधिकारी बनने का, तो यह नींद तुम्हारे पास नहीं आएगी। सपना वो नहीं होता है जो हम सो करके देखते हैं, सपना वो है जो सोने नहीं देता है। इस तरह से तैयारी करो कि तुम्हारा जो टारगेट है, तो जो तुम्हारा गोल है वो स्पेसिफिक टाइम में तुम्हारा कवर करे। हमारे पास 30 सितंबर तक का समय है। हमारे पास विषय हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और महीने मान लो कि अभी से हम ले लेते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो मतलब हमारे पास 7 महीने हैं और जो विषय हैं ये 7 है। 2, 4, 6, 2, 8, 1, 9 है। अच्छा, 7 महीने 9 विषय, तो मान लो कि एक विषय पर हमको 20 दिन देना है, यही है ना। तो अब ऐसा नहीं करोगे कि हम लगातार एक विषय 20 दिन पढ़ लें, फिर दूसरा विषय 20 दिन पढ़ लें, ऐसा ना करो। इसमें क्या करिए कि आप अपने दिनचर्या को बांट दो, सुबह का, दोपहर का, शाम का। अगर तुम लाइब्रेरी कहीं ज्वाइन कर रखे हो तो अच्छा, घर पर तुम्हारे पढ़ने लायक ये माहौल है तो अच्छा, अगर नहीं भी है तो शांति से कहीं तुम अपना समय निकालो जिसमें सुबह में तुमको 2-3 घंटे मिल जाए। सुबह उठ जाओ और 2-3 घंटे सुबह का कर लो। उसमें कोई भी एक विषय रख लीजिए, हिस्ट्री रख लो, ज्योग्राफी रख लो, जो अच्छा समझ मजा आता है पढ़ने में उसको रख लीजिए। दोपहर में अब हम सुबह वाला करके खाना पीना बनाए खाए, फिर दोपहर में जब थोड़ा सा आराम किए और फिर लग गए, तो दोपहर के लिए अलग विषय और शाम के लिए अलग विषय, 3 विषय हो गए। अच्छा, इस तीनों विषय को रिपीटेडली पढ़ो, रिपीट रिपीट रिपीट, मतलब इसी विषय को कंटिन्यू रखो 20 दिनों तक। और फिर अगला जो 3 विषय है ना उसको आगे करो, लेकिन अब उसका पैटर्न बदलो। उसमें क्या करना है कि फिर से इन विषयों का रिवीजन के लिए समय निकालना है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। तो कुल मिला करके आप अपने अनुसार, जैसे मान लो कि मैं स्ट्रेटजी बता दूं और हमारा समय अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तो ऐसे नहीं होगा। तुम अपने अनुसार बना लो। मान लो कि तुम्हें खेती करना है, तुम्हें कोई ट्यूशन पढ़ाना है, तुम्हें कोई और काम है। बहुत सारे हैं नौकरी पेशा में लोग हैं किनको ऑफिस जाना है, तो दोपहर में पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो समय अपने अनुसार बनाओ। और कभी भी राय जो लो ना, वह अपने अंतरात्मा से राय लो, दूसरे से नहीं, है ना। तो इस तरह से तुम अपना एक शेड्यूल बना लो और कम से कम अगर जो समय है वह 6 घंटा पढ़ो, इनफ है। 6 घंटा में तुम आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हो। बस ध्यान इस चीज का रहे कि जब तुम पढ़ रहे हो तो उस समय तुम्हारा जो गैजेट्स है वो बंद रहे। सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना लो। सोशल मीडिया आज के समय में जितना जरूरी है उतना ही खतरनाक भी है। यह युवाओं के भविष्य को अच्छा भी बना रही है, उसको खराब भी कर रही है। इसमें दोनों चीजें हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, तो तुम ले लो। इसमें जैसे मान लो कि तुम कोई पोस्ट डाला, ये वर्चुअल है, वर्चुअल जिंदगी है, काल्पनिक दुनिया है जिसमें अथाह महासागरों में तुम डुबकी मार रहे हो। एक पोस्ट डाला, फोटो खींचा, आओ और डाल दिया, पोस्ट किया, उस पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, वाओ, अवेसम पिक, हैंडसम। अच्छा, ये सब जो शब्द है ना, ये जो लिख रहा है ना, उसको भी अपेक्षा है तुमसे कि वो जब डालेगा ना तो ऐसा ही तुम भी लिखोगे। ये वाओ के चक्कर में ना पड़ो, ये वर्चुअल दुनिया है और उससे कोई फायदा नहीं है। और बार बार जब तुम पढ़ोगे ना, जैसे टुई से बजेगा, तुम उठाओगे उसको, देखोगे किसका मैसेज है, उससे दूरी बना। अच्छा, जानते हो ये जो तारीफ है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज होता है। तारीफ एक ऐसा क्रीम है जो लगाता है ना वो निखर जाता है, और जो लगवाता है ना वो बिखर जाता है। तो न लगाओ न लगवाओ। तारीफ किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तारीफ एक कमजोरी है, इससे दूर रहो। तुम वास्तविक दुनिया में जियो, पढ़ो और
अगर पढ़ते हो, ईमानदारी से अगर पढ़ो इस 6 घंटे, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारे इस रिजल्ट को रोक दे। चलो, तो ये तुम्हारा ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको करना है। जो बदलाव किए गए हैं 69 में, इसको ध्यान में रखना है। ध्यान में ये रखना है कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 2-3 चीज़ों पर बदलाव की बातें हो रही हैं। पहला बदलाव ये कि निगेटिव मार्किंग किए जाएंगे, जो अभी भी किया गया है ना, तो निगेटिव रहेंगे। अच्छा, निगेटिव जो रहेगा वो कितना रहेगा? ये रहेगा तुम्हारा 0.25, मतलब कि अगर तुम 4 प्रश्नों को गलत करते हो, गलत, तो एक तुम्हारा सही को उड़ा दिया जाएगा, सही एक अंक तुम्हारा काट लिए जाएंगे, मतलब 1/4 एक प्रश्न के लिए। दूसरा जो बदलाव है वो ये किया जा रहा है कि जो विकल्प 5 आते थे, है ना, जो 5 विकल्प थे, 5 विकल्प, तो यह जो विकल्प है इसको लेकर के, है ना, ये विकल्प इस तरह से होंगे कि पहले A B C D इस तरह के कई प्रश्न आते, कई विकल्प आते थे, A B C D करके 5। अच्छा, अब इसमें का जो 5वां विकल्प है इसको मर्ज कर दिया गया D में, है ना, विकल्प जो D होगा, विकल्प जो E को मर्ज कर दिया गया। तो अब जो विकल्प होंगे ना, ये 4 ही रहेंगे आपके पास। और आयोग के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जब भी हम इस तरह के लागू करेंगे तो बच्चों से राय लेंगे, और उनके राय के आधार पर ही। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये राय दे कि भाई 5वां ऑप्शन दे दो, ये गले की हड्डी बनी हुई है। तो ये 5वां ऑप्शन अब नहीं रहेगा, ऐसा माना जा रहा है, 4 ही विकल्प रहेंगे। जो तीसरा बदलाव है वो ये है कि अब जो प्रश्न है ना, वो सभी को करंट से रिलेट करके पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स का जो महत्ता है इसमें बढ़ी है। लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी स्तर के प्रश्न अब आएंगे। अरे नहीं भाई, यूपीएससी अलग चीज है, पीसीएससी अलग चीज है। ये प्रयोग चल रहा है, बिहार प्रयोग की धरती बनी हुई है। ये जो बीपीएससी है ना, ये अभी प्रयोग कर रही है, और इस प्रयोग में ये देखा जा रहा है कि इसमें कितना बच्चे खुश हैं, सक्सेस रेट क्या है, और जो आने वाले अधिकारी हैं, जो बनेंगे अधिकारी, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, है ना। तो ये करंट का इसमें भूमिका बड़ा है। और तुम्हारा जो तैयारी है, आयोग ये कह रहा है कि आप अवेयरनेस रखिए, आप अपने अगल बगल के चीज़ों पर आप अवेयरनेस रखिए, ताकि आप एक जागरूक व्यक्ति के रूप में पहचान किए जाएं। इंटरव्यू में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, जो भारत में घटने वाली जो घटनाएं हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो करंट का जो भूमिका है वो बढ़ेगा। इसमें बहुत सारा पीटी में बदलाव नहीं किए गए, लेकिन मुख्य परीक्षा में इसको लेकर के बदलाव किया गया है। और इस मुख्य परीक्षा में जो बदलाव किए गए हैं, इसमें आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। मुख्य परीक्षा अब जो होगी, जो पहले जो वैकल्पिक विषय था उसको हटा दिया गया, हटाया नहीं गया, उसको क्या किया गया कि उसके जो अंक पहले जो जोड़े जाते थे ना, उसको हटा दिया गया। अब मुख्य परीक्षा के लिए इन्होंने कहा है कि इसको 3 भाग में बांटेंगे। ये एक रहेगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, क्वालिफाइंग जिसको सिर्फ पास कर जाना है, तो एक क्वालिफाइंग रहेगा। और जो दूसरा होगा वो होगा तुम्हारा जीएस का, और तीसरा जो होगा ना वो होगा एसए। एक निबंध होगा, मतलब निबंध से संबंधित, समान अध्ययन से संबंधित, और एक क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग में 2 विषयों को जोड़ दिया गया है। एक हिंदी तो पहले से जो था वो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बिहार है, हम भारतवासी हैं, भारत का मातृभाषा हिंदी है। बिहार में तुम नौकरी करके आओगे, हिंदी नहीं आता है तो फिर कैसे कर पाओगे। तो तुम्हारा हिंदी कंपल्सरी है, इसको पास करना है, ये बेसिक ही होता है, अक्सर पास कर जाइएगा। और जो दूसरा जो चीज़ है ना, वो है तुम्हारा ऑप्शनल जो होता था, इसको कर दिया अब क्वालिफाइंग। ये 100 नंबर के पूछे जाएंगे, इसमें तुम 40 नंबर लाओ, ये पास कर जाओगे। इसका नंबर तुम्हारे मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, ये यहीं तक के लिए है। अब जो तुम्हारे जीएस है ना, इस जीएस को इसने 2 खंड में बांट दिया, GS1 और GS2। ये 2 खंड होंगे, ये 300 नंबर के होंगे, 300 ये, 300 ये। और एसे के लिए इसने कहा है कि ये 3 प्रकार के इसमें ऐसे दिए जाएंगे। एक होगा जो किसी स्टेटमेंट से संबंधित होगा,
स्टेटमेंट होगा। जैसे मान लो कि गांधी का एक नारा है, करो या मरो। प्रश्न ये ऐसे ऐसे आ सकता है कि करो या मरो का क्या आशय था, स्पष्ट करें। तो इस पर आप करो मरो दे दिया गया और इस पर आपको ऐसे लिखना है। या दूसरा ये था कि कोई टॉपिक होगा, और ये टॉपिक होगा ना वो बिहार के किसी, जैसे बाढ़ से, सूखा से, कृषि से, ये शराबबंदी, बेरोजगारी, कोई टॉपिक एक हो सकता है। और जो तीसरा होगा वो होगा किसी पार्टिकुलर विषय को लेकर के, और यह जो विषय है यह स्पष्ट नहीं है, ये इस पर ये निबंध दे सकते हैं। अच्छा देखो, निबंध एक ऐसी कला है जो तुम पढ़े हो या न पढ़े हो लिख सकते हो, देखकर घबराना नहीं है। जैसे 2000-3000 शब्दों में हमें लिखना है तो उसके एक पैटर्न होते हैं, कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो कि हमें एक टॉपिक मिला भारत में महिला सशक्तिकरण, हम कैसे लिखेंगे, अब हम इसके बारे में जानते नहीं है। अच्छा, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो निबंध के लिए बना रखा है, आप उसको एक बार देखेंगे, आप इजीली, मुझे आशा है आप नहीं भी जानते फिर भी आप निबंध लिख सकते हो। एकदम आसान से चीज़ों को इसमें समझाया गया है कैसे हम निबंध लिखते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे कि मुख्य जो परीक्षा है इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किस तरह से परीक्षाएं आयोजित होंगी, इसमें क्या क्या प्रश्न आ सकता है, क्या क्या इसका विषय क्षेत्र होगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादातर होती हैं, और इस पर हम लोग डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। तब तक जय हिंद।